नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस अजमेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो 26 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट्स को बड़ा डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया। तो नेशनल कंज्यूमर डे विद्यार्थियों कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में एक बार मनाया जाता हो या कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पहली बात तो। इसके अलावा इसको भारतीय ग्राहक दिवस भी कहते हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? ग्राहक होता है, तो इसको भारतीय ग्राहक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अगर वो न मिले तो ये मिल जाए। इस दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता की शक्ति के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 मार्च को। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। और भारत का जो उपभोक्ता दिवस है या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थोड़ा दोनों फैक्ट याद रखना। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण बिल के बारे में पूछा जाए तो उपभोक्ता संरक्षण बिल कब पारित किया गया विद्यार्थियों? 24 दिसंबर 1986 को ये पारित हुआ था। ये डेट भी आप याद रखना, कई बार यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं सीधे सीधे। अगला और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 की घोषणा हो चुकी है। वो किस किस को दिए गए हैं वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं, और बाकी जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। देखिए, ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। और इनको जो दिया जाएगा वो राष्ट्रपति भवन से दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 9 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार मिल जाएंगे। तो 9 जनवरी तक और चर्चा में कई बार आ जाएंगे। इसी प्रकार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है विद्यार्थियों, ये इस बार 2 जनों को दिया जा रहा है। एक तो चिराग शेट्टी को और एक सात्विक साईराज को, रंकी रेड्डी को दिया जा रहा है। इसी प्रकार इस बार जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है वो 26 है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोच होते हैं उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 5 जो खेल शिक्षक है, 5 कोच, उनको रेगुलर श्रेणी में दिया जा रहा है। और 3 को शिक्षकों को आजीवन श्रेणी में दिया जा रहा है। तो लाइफ टाइम वाले कितने दिए जा रहे हैं? 3। और 5 कौन से दिए जा रहे हैं? जो सामान्य शिक्षक होते हैं, रेगुलर कैटेगरी में दिए जा रहे हैं उनको। अगला और 1 साल तक सताने वाला जो पर्सन है ये विद्यार्थियों कौन सा है? कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को कैमलिड्स यानी कि ऊंटों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो ऊंटों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? 2024 को किया गया है। आपसे पूछा जाए 2023 के लिए किसको घोषित किया गया था? तो बाजरा को। इसको बाजरा या मोटा अनाज को घोषित किया गया था 2023 के लिए। लेकिन 2024 के लिए किसको घोषित कर दिया गया? कैमलिड्स को, यानी कि ऊंटों को। इनको घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन विद्यार्थियों, कई एग्जाम में आएगा। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? यूएनओ के द्वारा की गई है। देखिए, 2023 का कौन सा था? मोटा अनाज बाजरा भी बता दिया मैंने आपको। संयुक्त राष्ट्र ने पोषण, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में अल्पाका और ड्रोमोड्रीज जैसे ऊंटों यानी कैमलिड्स की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है। ये जीव सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, दूध, मांस, फाइबर और परिवहन जैसी संसाधन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। अगला जो पर्सन है वो हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डे शुरू किया है। तो ये मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया विद्यार्थियों? बिहार पुलिस के द्वारा ये शुरुआत की गई है इस मिशन की। ये मिशन भी चर्चा में आ जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बिहार पुलिस जांचकर्ताओं को 1 जनवरी 2024 से जब एफआईआर दर्ज करेंगे तो इसमें यह कहा गया कि 75 दिन के भीतर भीतर आपको ये कंप्लीट मामले की जांच करके सौंप देनी है। तो 75 दिनों के भीतर भीतर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। आपने देखा होगा विद्यार्थी, सामान्यतः आप जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह जाते हैं तो पुलिस एफआईआर वगैरह नहीं लिखती है या कार्रवाई नहीं करती है, या लिख लेती है तो साइड में पटक देती है। पुलिस का जो रवैया है उसको सुधारने के लिए, हालांकि देखो पुलिस अब काफी हद तक सुधर गई है। काफी पहले भी, मैं तो ये नहीं कहता कि बिगड़ी हुई थी, क्योंकि मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में ही हूँ, पुलिस के बारे में कुछ गलत बोल नहीं सकता। लेकिन जो सही है तो सही है, और गलत है तो गलत है, उसमें क्या दिक्कत है? जो गलत करता है वो परिणाम भी भुगतता है। तो आजकल पुलिस प्रशासन में काफी कुछ सुधार देखने को मिलता है। और पुलिस काफी मतलब जनता की सपोर्टेड हो गई है।
और आपकी क्या राय है पुलिस के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी का चालान कटा हुआ होगा ना तो वो जरूर गलत बताएगा पुलिस के बारे में, या कभी पुलिस की लपेटे में आ गया होगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना मत तो दीजिए कि पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों, ना। ठीक है, देखिए सभी पुलिस स्टेशनों और जिला पुलिस का प्रदर्शन मूल्यांकन उसी तारीख से और मासिक आधार पर शुरू होगा। ये पहल अधिक जन अनुकूल, मतलब जनता को अनुकूल बनाने के लिए और जवाबदेही पुलिस सेवा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। क्योंकि पुलिस का ध्येय वाक्य आपने देखा होगा कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, तो उस ध्येय के साथ पुलिस काम करती है विद्यार्थी। राजस्थान पुलिस का ध्येय, बिहार पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बिहार की बात करें विद्यार्थियों, तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना होती है, और यहाँ के जो सीएम वर्तमान में नीतीश कुमार जी है, जो कि 8वीं बार सीएम बने हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। वर्तमान में यहाँ से लोकसभा सीटें कितनी जाती है? 40। तो लोकसभा इलेक्शन आने वाले विद्यार्थी, तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो 40 यहाँ से कितनी जाती है? 40 लोकसभा की सीटें जाती है। राज्यसभा की सीटें यहाँ 16 है, और यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है? 243 है, और विधान परिषद सीटें हैं 75। अर्थात यहाँ का जो विधानमंडल है, ये विधानमंडल विद्यार्थियों द्विव सदनात्मक है। कैसा है? द्विव सदनात्मक है, यानी कि यहाँ के विधानमंडल में 2 सदन है। 2 सदन। 2 सदन से तात्पर्य यहाँ विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। देखिए विधान परिषद की एक ट्रिक बता रखी मैंने आपको, और वो ट्रिक है कुंभा टी। क्या है? कुंभा टी। यानी कि कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में द्विव सदनात्मक व्यवस्था है, बाकी में एक सदनात्मक व्यवस्था है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इस यहाँ पे जिले कितने? 38। राज्य पशु यहाँ का बेल है, और राज्य पक्षी भारतीय रोलर है, राज्य वृक्ष पीपल है, राज्य पुष्प कचनार है। वाहन अक्षर की बात करें कि बिहार का वाहन अक्षर क्या होता है, तो बिहार का वाहन अक्षर होता है BR। क्या होता है? BR होता है। ये अपनी सीमा 3 राज्यों और एक देश के साथ साझा करता है विद्यार्थी। तो कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, और साथ ही में नेपाल के साथ भी अपनी सीमा, इंटरनेशनल सीमा लगाता है। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो विद्यार्थी जो कोसी नदी है ना, उसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार मेरा आपसे एक प्रश्न है, तो जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उसका शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कमेंट करके जल्दी बता दीजिए विद्यार्थियों। पटना हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? ये आपका यहाँ से एक सवाल है, इसको भी आपको बताना है। यहाँ कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे गोगा भील झील है, सिमरी, बख्तियारपुर झील है, जगतपुर झील वगैरह, सभी ये कहाँ है? बिहार में स्थित है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें कि बिहार में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है, ये सारे। अगर बिहार के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो यहाँ कौन कौन से लोक नृत्य हैं? जाट जटिन डांस है, झुमरी डांस है। चर्चित स्थल की बात करें, बिहार के चर्चित स्थल कौन कौन से हैं? तो एक तो बोध गया, वैशाली, नालंदा यूनिवर्सिटी। और यहाँ की राजभाषा कौन सी? हिंदी। और सेकंड नंबर पर कौन सी? उर्दू भी प्रयुक्त होती है यहाँ पर। बिहार से विद्यार्थियों 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। देखिए आपने देखा होगा विद्यार्थियों, या पढ़ा भी होगा पहले, कि ये जो 3 राज्य हैं इनका गठन एक साथ हुआ था। किस किस का? 1 नवंबर को विद्यार्थियों किसका गठन हुआ था? तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। किसका? छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। और छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ वो किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ अलग हुआ था विद्यार्थियों एमपी से। किससे? एमपी से अलग हुआ था। एक ये सब घटना 2000 की, सन 2000 की। इसी प्रकार 9 नवंबर को कौन सा राज्य बना? तो 9 नवंबर को बना विद्यार्थियों उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड बना था। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी से। किससे हुआ? यूपी से अलग हुआ। और इसी प्रकार 15 नवंबर को, कब? 15 नवंबर को जो राज्य बना वो कौन सा बना? झारखंड। कौन सा बना? झारखंड बना। और झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। क्या अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ। तो ये थोड़े फैक्ट याद रखना। और आपसे पूछा जाए ये जो छत्तीसगढ़ है ये कौन से नंबर का राज्य बना? कई बार उत्तराखंड का क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार झारखंड का पूछ लिया जाता है। तो झारखंड बना था विद्यार्थियों 28वें नंबर का। कौन सा? 28वां। और उत्तराखंड बना था 27वें नंबर का। और ये बना विद्यार्थियों 26वें नंबर का। तो 26वें नंबर का राज्य ये। और 29वें नंबर का राज्य कौन सा बना है? तो 29वें नंबर का राज्य बना था तेलंगाना। कौन सा बना? तेलंगाना बना था। और तेलंगाना किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। और कब बना था? तो ये 2 जून को बना। कब बना? 2 जून 2014 को बना था विद्यार्थी। 2 जून 2014 को बन गया था। इसी प्रकार तेलंगाना 29वां नंबर का बना। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी? तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। कितनी है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8।
कितनी है? 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, कमेंट करके जल्दी बता दीजिए आप। देखो आगे देखते हैं बिहार कब कब चर्चा में रहा था। तो स्कूली बच्चों के मिशन दक्ष इसके द्वारा शुरू किया गया, तब भी ये चर्चा में रहा था। इसके अलावा रबी महाअभियान 2023 भी बिहार में चलाया गया। राज्य में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला जो पहला राज्य बना था वो भी कौन सा बना? बिहार। इसके अलावा बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व खोला जा रहा है, उसका नाम क्या है? कैमूर जिले में खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो भी कौन है? बिहार। पोषण जागरूकता सूचकांक में बिहार का जो रैंक है वो सबसे नीची रैंक है विद्यार्थी, सबसे निम्न स्तर पर है। इसी प्रकार राजकोषीय जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है उसमें भी बिहार सबसे नीचे स्तर पर है। गेंडे जो होते हैं, राइनो होते हैं, राइनो के लिए जो टास्क फोर्स गठन करने वाला पहला अगर स्टेट की बात आए, कौन सा स्टेट बना है? तो बिहार बना है। दुनिया की सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, वो भी कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में, 2025 तक। और पश्चिमी चंपारण के जो मिर्चा चावल है उसको जीआई टैग दिया गया, जब भी बिहार चर्चा में रहा। इसी प्रकार मैथिली ठाकुर को जब चुनाव आयोग का बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया था उस समय भी बिहार चर्चा में रहा था। अगला फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में 25 दिसंबर को यानी कि कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया, यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है विद्यार्थियों। इनके बहुत अच्छे शब्द है कि इंसान बने केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शकल से नहीं, बल्कि बुद्धि, हृदय और ज्ञान से आप इंसान बन सकते हो अच्छे। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी 2014 में शुरुआत हुई थी। आप जानते ही हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक बार तो ये प्रधानमंत्री जो बने थे वो कितने समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे? 13 दिन के लिए। दूसरी बार 13 माह के लिए। और तीसरी बार इनका जो पूरा कार्यकाल इन्होंने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी विद्यार्थियों 25 दिसंबर को इनकी जयंती होती है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ और 16 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि होती है। 2018 में इनका निधन हो गया था। हालांकि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है विद्यार्थियों। तो भारत रत्न अटल बिहारी जी कहते हैं इनको। 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं भारत के वो कौन से होते हैं? सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर उससे छोटा पद्म विभूषण, फिर उससे छोटा कौन सा होता है? तो पद्म भूषण, और उससे छोटा पद्म श्री होता है। तो 4 नागरिक सम्मान होते हैं, उसमें से इनको जो पहले नंबर का और दूसरे नंबर का मिल चुका है विद्यार्थियों। तीसरा और चौथा कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री, वो इनको नहीं मिले हैं। अगला फैक्ट है कि हाल ही में टेलीकॉम बिल 2023 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। इससे पहले विद्यार्थियों लोकसभा से पारित हो गया था। देखिए आपने देखा होगा कि हमारी अगर संसद में अगर कोई कानून बनाना है तो संसद के 2 सदन हैं। एक तो होता है लोकसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं, और एक होता है विद्यार्थियों राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति, जो कि संसद का एक अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। जब भी कोई कानून बनाना हो, माना कि लोकसभा में हम बिल लेके आए हैं, किसमें? लोकसभा में लेके आए, तो ये बिल कहाँ जाएगा? फिर राज्यसभा में। यहाँ तक भी इसको बिल कहेंगे। राष्ट्रपति के पास जाएगा तब तक भी इसको हम बिल कहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति इसको अनुच्छेद 111 के तहत हमारा भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 111 उसके तहत अगर इस पर स्वीकृति दे देता है, अपने हस्ताक्षर कर देता है, तो ये बिल अधिनियम बन जाता है विद्यार्थी। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसी को ही हम कानून कहते हैं। ये कानून बन जाएगा, ये विधि बन जाएगा। कोई सी भी शब्दावली यूज हो सकती है। तो ये बिल अभी बना नहीं है, अभी केवल सॉरी ये एक्ट बना नहीं है, केवल बिल है। और बिल को अभी हाल ही में राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। ये जो संचार मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, ये इनको पेश कर रहे हैं। और ये पीठासीन अधिकारी कौन है यहाँ के? तो श्री जगदीप सिंह धनखड़ जी है विद्यार्थियों। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है? कमेंट करके जरूर बताना आप। आगे देखो, ये बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो गया है और इस बिल को टेलीकॉम बिल 2023 जिसको अभी हाल ही में राज्यसभा से पारित किया गया, ये कौन से एक्ट के स्थान पे लाया जा रहा है? तो इनको टेलीग्राम एक्ट 1885, साथ ही में इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की इनकी जगह पे लाया जा रहा है। तो 3 एक्ट का नाम याद रखना, 1933 का और 1950 का, इन और इंडियन वायरलेस एक्ट जो है पूरा इन दोनों के स्थान पर इसको लाया जा रहा है। ये बिल सार्वजनिक आपात स्थिति के मामले में संदेशों के प्रसारण को रोकने और इंटरनेट करने के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। और केंद्रीय संचार मंत्री पूछा जाए अभी वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी है विद्यार्थी। कौन से हैं? अश्विनी वैष्णव जी है। अश्विनी वैष्णव जी के पास और भी मंत्रालय हैं, कौन सा मंत्रालय इनके पास है? कमेंट करके बताना। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था।
आगे हाल ही में भारतीय जो पहलवान है बजरंग पूनिया जी, उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ से संबंधित विवादों को लेकर अपना जो पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका था वो इन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया विद्यार्थी भारत सरकार को। कैसे? देखिए, महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद में सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, ऐसी जिंदगी मुझे ताउम्र कचोटेगी, इसलिए ये सम्मान आपको लौटा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इन्होंने ऐसा लेटर लिख के बताया है। इनका जो ट्वीट है उसके अनुसार बता रहा हूं मैं। अभी काफी विद्यार्थियों, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये काफी चर्चा में है और इसको भारत सरकार या हम कह सकते हैं खेल मंत्रालय के द्वारा इसको निलंबित भी कर दिया गया है अभी। तो निलंबित करने की वजह से भी डब्ल्यूएफआई चर्चा में है। तो डब्ल्यूएफआई से मुझे लग रहा है इस बार पक्का ही पर्सन बनेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले परसों ही मैंने बताया था आपको कि साक्षी मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया विद्यार्थियों, किससे, संन्यास ले लिया कुश्ती से, और बजरंग पूनिया जी भी अब सामने आ गए। तो अभी हाल ही में आपको पता है ब्रजभूषण शरण, जो कि इस WFI के अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके स्थान पर संजय सिंह को बनाया गया था, लेकिन संजय सिंह भी ब्रजभूषण शरण के ही मिलने वाले हैं, तो इसलिए खिलाड़ी इनसे काफी आहत हो गए थे। और ये एक से एक खिलाड़ी अपना क्या देने लग रहे हैं, इस्तीफा देने लग रहे हैं, जिन्होंने कोई समय या अभी भी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विदेशों में कई मेडल दिला रहे हैं, भारत का नाम कर रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा है विद्यार्थियों। इसलिए इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया है कि WFI को क्या कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। तो इसके अधीन जितने भी अध्यक्ष, सचिव वगैरह सब क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे विद्यार्थियों। तो संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख बनने के विरोधों से पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान वापस लौटा दिया है। इन्होंने कहा कि महिला पहलवानों का अपमान होने के बाद में अपना जीवन सम्मानजनक बनकर नहीं जी सकता विद्यार्थियों, ये बात इनके द्वारा की गई है। बजरंग पूनिया जी चर्चा में आए, तो बजरंग पूनिया जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1994 में झज्जर हरियाणा में हुआ, और ये जो खेल खेलते हैं वो कुश्ती गेम खेलते हैं। कौन सा कुश्ती खेलते हैं? 65 किलोग्राम में फ्री स्टाइल में खेलते हैं। इनको पुरस्कार कौन से मिल चुके हैं? तो पद्मश्री इनको पुरस्कार मिला था 2019 में, जिनको अभी इन्होंने लौटा दिया। मैंने बताया ना, 4 प्रकार के नागरिक सम्मान होते हैं, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। तो चौथे नंबर का इनको जो मिला था 2019 में, उसको लौटा दिया। हालांकि इनको खेल रत्न भी मिल चुका है 2019 में, अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2015 में। इनके द्वारा कौन कौन से मेडल जीते गए विद्यार्थियों? मेडल तो कोई भी जीते गए हैं, लेकिन ये प्रमुख प्रमुख मेडल हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। एशियन गेम्स 2018 में ये गोल्ड मेडल जीत के लाए विद्यार्थियों। 2014 में जो हुए थे उसमें सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है। और ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, ये है विद्यार्थियों बजरंग पूनिया जी। कौन है? बजरंग पूनिया जी ये है, रेसलर है एक भारत के। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया, ये पर्सन मैंने बता ही दिया था। तो भारतीय कुश्ती संघ है, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसको अभी हाल ही में निरस्त कर दिया गया। पिछले 3-4 दिन से लगातार आ रहा है विद्यार्थियों। देखिए, अब संजय सिंह भी इसके अध्यक्ष नहीं रहेंगे, और ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए थे। आगे देखते हैं। अब भारतीय कुश्ती महासंघ आ गया, WFI आ गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ये भारत में कुश्ती का एक शासी निकाय है, इसका जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे अभी वापस, वो संजय सिंह चुने गए थे, जिनको अभी निलंबित कर दिया गया है। और इससे पहले ब्रजभूषण थे, और सचिव कौन थे? VN प्रसाद। और ये किससे रिलेटेड संस्था, मतलब वैश्विक स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है कुश्ती से? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग काम करती है। और ब्रजभूषण जी कौन है? ये 6 बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी इस पार्टी से, और 6 महिला पहलवानों ने इनके ऊपर आरोप लगाया था, इसलिए काफी ये चर्चा में रहे हैं, काफी विवादित पर्सन है विद्यार्थियों। अगला देखिए, हाल ही में अमेरिका ने यमन देश में जो हूती विद्रोही हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गॉर्जियन शुरू किया। तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गॉर्जियन क्या है? यमन के जो हूती विद्रोही है उनके विरुद्ध अमेरिका के द्वारा जो चलाया गया है वो है विद्यार्थियों ये। तो आप इस अभियान का नाम याद रख लेना, यहां से पर्सन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब विद्यार्थियों, ये जो अभियान चलाया गया है, ये देखिए जो अभियान चलाया गया गोर्जियन नामक अभियान, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गोर्जियन, ये कहां पर चलाया गया है? तो ये लाल सागर में, यानी कि रेड सी में चलाया गया है विद्यार्थियों। देखिए, मैं आपको रेड सी बता देता हूं, ये है यमन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है? यमन है विद्यार्थियों। और इधर आ जाता है रेड सी, ये दिख रहा, ये पूरा रेड सी है। और नीचे ये वाला पार्ट, तो इसमें चलाया जा रहा है। यहाँ पर ये अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के द्वारा वाणिज्य जहाजों पर बढ़ते हमले को रोकने के प्रयास
में दक्षिणी लाल सागर में एक नौसैनिक सुरक्षा बल की गठन की घोषणा की है। नोट, वर्तमान में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गॉर्जियन के 20 से अधिक सदस्य ऐसे हैं जैसे अमेरिका, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, सेशेल्स, यूनाइटेड किंगडम, ये सब इसके है विद्यार्थी सदस्य। आगे बात करें, यमन आया चर्चा में, तो यमन के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। यमन की जो राजधानी होती है वो साना होती है। यहाँ की जो राजभाषा है वो अरबी है। यहाँ के जो निवासी हैं उनको यमनी या यमनियत कहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी है। उपराष्ट्रपति अब्दुल रब मंसूर अल हादी है। प्रधानमंत्री कौन है? मोइन अब्दुल मलिक सईद अल साबरी। और आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री कौन है? अबुल करीम इस्माइल अल अरहाबी। देखिए विद्यार्थियों, यमन गणराज्य है वो मध्य पूर्व एशिया देश जो अरब प्रायद्वीप में दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? तो उत्तर में सऊदी अरब, और पश्चिम में बात करें तो लाल सागर, रेड सी, और दक्षिण में देखें तो अरब सागर और अदन की खाड़ी, और पूर्व में देखें तो ओमान से मिलती है इसकी सीमा। यमन की भौगोलिक सीमा में लगभग 2000 से अधिक द्वीप शामिल है, जिनमें सोकोत्रा द्वीप, कौन सा? सोकोत्रा द्वीप सबसे बड़ा है। तो सोकोत्रा द्वीप यमन का ही द्वीप, ध्यान रखना। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो अल्लाह, देश, क्रांति, एकता, यहाँ का ये ठीक है। अब अगला जो फैक्ट किसके द्वारा ये अभियान चलाया गया है? तो यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, आपको दिखाई दे रहा है। ये विद्यार्थियों उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। कहां पर है? उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। और इसकी जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के 46वें नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो बाइडेन है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे जो बाइडेन को मिले थे। अब वापस अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं। अमेरिका में जो चुनाव होते हैं 4 साल बाद में होते हैं विद्यार्थियों। ये अमेरिका के सर्वाधिक बुजुर्ग राष्ट्रपति भी हैं। और 45वें नंबर पे कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप है विद्यार्थियों। कौन है? इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे जो 20 जनवरी 2021 तक रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है। 44वें नंबर पे कौन थे? बराक ओबामा थे, 2 बार रहे, क्योंकि अमेरिका में कोई भी एक व्यक्ति 2 बार से अधिक क्या नहीं रह सकता? राष्ट्रपति नहीं रह सकता विद्यार्थियों। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ की जो मुद्रा होती है वो डॉलर होती है। यूएसए डॉलर कहते हैं, वैसे तो क्या बोलते हैं? यूएसए डॉलर। यहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित, बताई दिया मैंने आपको। न्यूयॉर्क में विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ विद्यार्थियों? तो यह है न्यूयॉर्क में। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? यूएनओ के अध्यक्ष बताइए आप। यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके जल्दी बताइए विद्यार्थियों। और इसके अलावा वाशिंगटन डीसी का नाम आपने सुना है। वाशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर ही है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका मुख्यालय भी अमेरिका में है। सबसे बड़ा यहाँ का शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क शहर है। यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है। इसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसे स्पेस एक्स वगैरह भी यही है। अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स क्या है? अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है। अगर सरकारी एजेंसी की बात करें तो इसकी सरकारी एजेंसी कौन सी होती है? नासा। भारत में जिस प्रकार सरकारी एजेंसी है स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो वो कौन सी है? इसरो। भारत में इसरो है और अमेरिका में नासा है, ध्यान रखना। यहाँ के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन है और रक्षा सचिव कौन है? लॉयड ऑस्टिन। और अमेरिका में भारत के जो राजदूत है वो तरणजीत सिंह संधू जी है विद्यार्थियों। कौन है? तरणजीत सिंह संधू। इसके अलावा कब कब अमेरिका चर्चा में रहा विद्यार्थियों? तो अमेरिका की अदालत जो कोलोराडो है उसका सुप्रीम कोर्ट है, उसने डोनाल्ड ट्रंप जब अभी चुनाव लड़ने की बात आ रही है तो उसको राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जब भी चर्चा में रहा। इसके अलावा अमेरिका सेना ने मिनटमैन 03 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जब भी चर्चा में रहा। और इसके अलावा माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, देखिए अमेरिका की संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों? कांग्रेस नाम से जाना जाता है। और इस कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और एक होता है सीनेट। जिस प्रकार भारत में राज्यसभा होती है इस प्रकार अमेरिका में क्या होती है? सीनेट। और जिस प्रकार भारत में लोकसभा होती है अमेरिका में क्या होता है विद्यार्थियों? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसका अध्यक्ष किसको चुना गया? माइक जॉनसन को चुन लिया गया है। अगला और आज का अंतिम जो फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में बोध गया बिहार में पहला संघ फोरम का आयोजन किया गया। तो पहला
संघ फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? बोध गया बिहार में हुआ है विद्यार्थियों। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखना। और कब से कब तक? 20 से लेकर 22 दिसंबर तक 3 दिवसीय है। उद्घाटन किया इसका दलाई लामा ने, जो कि तिब्बतीय एक आध्यात्मिक गुरु है विद्यार्थियों। इनको 1959 में एशिया का नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था, जो कि 64 वर्षों के बाद इनको मिला था विद्यार्थियों। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 33 देशों के करीब 2000 विद्वानों ने इसमें भाग लिया विद्यार्थियों, और अपने विचार रखे। नोट, इससे पहले भी दिसंबर में भारत सहित दुनिया से लगभग 5000 भिक्षुओं और नन 2 से लेकर 12 दिसंबर तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय टिपी टका जप कार्यक्रम के लिए बोध गया में एकत्रित हुए थे। तो थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर 5000 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे, और अभी हाल ही में 2000 अलग अलग देशों के लोग यहाँ विद्वान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, वक्त लगा दो वक्त बनाने में, ये दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू मित्रों।